चलो सर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आज आज जो है एनएलएम देखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है सर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू से एंड तक देखेंगे, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन इंक्लूडेड नहीं है, पहले बता दूं, ठीक है। सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इंक्लूडेड है, ठीक है ना। हाँ, तो अब भाई मुद्दा क्या है, ये फ्रेम में, ठीक है सर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहली चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो भाई मुद्दा क्या, सबसे पहला जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा फोर्स होता है हमारा, ठीक है, मतलब कि ये क्लासिफिकेशन बेसिकली किस पे बेस्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस लेकर ना मैं बाकी सारे फोर्सेस बताऊंगा कि कितने ताकतवर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, कितने वीक होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है हमारा वीक फोर्सेस, ठीक है ना। तीसरा आता है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है ना। और चौथा जो होता है बेटा वो हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं, तो वीक फोर्सेस इसके 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ इस तरीके से कहानी चलती है, ठीक है। अब इसमें से दो चीज आती है कि भैया कौन सा लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है और कौन सा शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं लॉन्ग रेंज ऑर्डर की, शॉर्ट रेंज ऑर्डर की, ठीक है, तो जो सबसे पहला फोर्स है बेटा, सबसे पहला ये हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है, मतलब कि बहुत दूरी तक लगता है ना। ये हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ये हमारा शॉर्ट रेंज है, ये भी हमारा शॉर्ट रेंज है, ठीक है सर। और ये हमारा क्या है सर, लॉन्ग रेंज है, ठीक है सर। तो ये हमारे फोर्सेस होते हैं, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज है, ये भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है, यानी कि ज्यादा दूर तक हम इनका इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है सर। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूं, ठीक है, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है सर। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूं, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्टेट ऑफ मोशन, मुझे क्या मिलेगा, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है सर। स्टेट ऑफ मोशन देखते हैं सर, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। स्टेट ऑफ मोशन हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी से, ठीक है सर। किससे डिफाइन करते हैं सर, वेलोसिटी वेक्टर से, ठीक है सर। वेलोसिटी वेक्टर अगर मैंने यहां पर बोल दिया, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। अगर भाई हमारा जो वेलोसिटी है ना, वो अगर 0 है तो रेस्ट में होगी, ठीक है सर। वेलोसिटी की वैल्यू कुछ है तो भाई क्या होगी, मोशन में होगी, है ना। वेलोसिटी की कोई एक डायरेक्शन है तो बेटा वो हमारी क्या होगी, स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो जाएगी, कि भैया उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर मैंने बिल्कुल भाई अभी स्टार्ट करा, ठीक है। तो सर अगर मैंने क्या बोला, वेलोसिटी वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है सर। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है सर। अच्छा, मैंने क्या बोला, अगर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा था वी वेक्टर से, ये क्या चल रहा था, वी वेक्टर से चल रहा था, ठीक है सर। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, इस पर है ना फोर्स लगा दिया, इस पर क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है बेटा, थीटा डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसके दो कंपोनेंट लग जाएंगे, एफ फोर्स लगाया तो ये थीटा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा इसका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना, और एक हो जाएगा इसका एफ साइन थीटा कंपोनेंट, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है एफ कॉस थीटा, ठीक है बेटा, एक इसके परपेंडिकुलर लग रहा है एफ साइन थीटा, ठीक है ना, ये वी वेक्टर है, ठीक है। तो अब जरा एक बात समझना, जो हमारा एफ कॉस थीटा वाला है ना, एफ कॉस थीटा वाला, वो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चेंज करने के लिए, वेलोसिटी चेंज करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने के लिए, है ना। और जो हमारा एफ साइन थीटा बेटा, एफ साइन थीटा है, ठीक है बेटा, ये क्या करेगा, एफ साइन थीटा क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है सर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम प्यार से ना वो भी बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद हो तो, ठीक है ना, जो कि बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, उसको रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते थे, ठीक है ना, अगर याद हो तो सर अब मुद्दा क्या है, एफ कॉस थीटा क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एफ साइन थीटा डायरेक्शन ऑफ क्या नाम है, डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा एफ कॉस थीटा किस किस चीजों से लिंक्ड है ना। अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, है ना, और भी काफी एक्सेलरेशन चेंज होगा, ठीक है सर। एक्सेलरेशन तो खैर कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है बेटा, और तुम्हारी पावर चेंज होगी क्योंकि वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है,
ठीक है सर। तो बहुत सारी चीजें जो इनसे रिलेटेड होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए एफ कॉस थीटा किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, फिर एफ कॉस थीटा पे क्या क्या चीजें डिपेंड करेंगी, एक तो मोमेंटम डिफाइन करेगा, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पावर, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करेंगी सर इसमें, ठीक है ना। क्योंकि सर एफ कॉस थीटा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पावर डिपेंड करती है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला सर एफ साइन थीटा, मैंने क्या बोला सर, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा में क्या होता है, एफ साइन थीटा में क्या होता है, एफ साइन थीटा को हम बोलते हैं बेटा रेडियल फोर्स। क्या बोलते हैं सर, रेडियल फोर्स, ठीक है बेटा, रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स क्या होता है बेटा, रेडियल फोर्स क्या होता है, रेडियल फोर्स हमारा होता है, इसको हम प्यार से बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं सर इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था सर, सेंट्रीपिटल फोर्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा, है ना। एफ साइन थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। रेडियल फोर्स के लिए ये रेडियल फोर्स है, ठीक है सर। ये हमारा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर, रेडियल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और किस साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं सर प्यार से, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा सर, जो फोर्स है ना, जो एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन आ रहा होगा, इस फोर्स की वजह से भी ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सर देखते हैं इस फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। सो सर एफ कॉस थीटा की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा अपॉन में एम। क्या बोलेंगे सर, एफ कॉस थीटा अपॉन में एम, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर। एफ कॉस थीटा अपॉन में एम, है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम बोलते हैं एटी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है सर, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली इसका जो एक्सेलरेशन आएगा एफ साइन थीटा का, वो कितना आएगा, एफ साइन थीटा बाय एम, ये एक्सेलरेशन आएगा ए, ठीक है सर। तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन चेंज कराने के लिए। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, या तो रेडियल बोलते हैं या फिर सेंट्रीपिटल बोलते हैं। इसको हम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, इसको हम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है ना। यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो दो तरीके के फोर्स है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल डायरेक्शन चेंज कराता है ना, और टेंजेंशियल जो होता है बेटा वो क्या चेंज कराता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कराता है ना। और अगर मेरे को यहां पर ए नेट लिखना हो तो हम कैसे लिख देंगे, अंडर द रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस में ए आर का स्क्वायर, ठीक है सर, अंडर द रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी चीज आ गई सर, अब हमारी आ गई इक्विलिब्रियम वाली स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है सर। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूं समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जीरो, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस जीरो, ठीक है सर। तो सर इसमें ना हमारे दो तीन चीजें आती हैं, ठीक है सर। अगर मान लीजिए आपका ना कोई दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है सर, हमारे एक्स वाई प्लेन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, या कितने भी फोर्सेस लग रहे हो लेकिन एक्स वाई प्लेन में लग रहे हैं, फोर्सेस आर एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो उसको कुछ नहीं करना होता, उनको सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं है, ठीक है सर। मुद्दा ये है कि सर अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे करके एक्स वाई प्लेन के अंदर, है ना। तो सर पहला स्टेप क्या होता है, रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्व ईच फोर्स, ठीक है ना, अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। मतलब सारे फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लो थीटा लेके, ठीक है सर। और उसके बाद सिग्मा ऑफ ऑल एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा ऑफ ऑल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है अगर मान लीजिए जैसे ये है, चार फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, है ना, तो इक्विलिब्रियम तभी बन पाएगा जब इधर का फोर्स इधर के बराबर होगा, ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होगा, नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम तभी बन पाएगा बॉडी पे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई जब हमारे फोर्सेस लग रहे हैं एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है। एक स्पेशल केस आता है जब हमारे की एक बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है सर। एक स्पेशल केस आता है जब हमारे क्या लग रहे हो बेटा, एक बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है। ले और ये सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूं स्पेशल केस, ये सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब तीन फोर्सेस लग रहे हो, ना दो के केस में यूज हो सकता, ना दो तीन से ज्यादा के केस में यूज हो सकता, ठीक है। तो सर उसको हम प्यार से बोलते हैं लैमिस थ्योरम, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, लैमिस थ्योरम, ठीक है सर। तो लैमिस थ्योरम क्या होती है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारा F1 फोर्स है, ये हमारा F2 फोर्स है, और नीचे वाला हमारा F3 फोर्स है, ठीक है सर।
ये वाला एंगल कितना है सर θ3, ये वाला एंगल कितना है सर θ2, ये वाला एंगल मान लेते हैं θ1। तो लैमिस थ्योरम क्या कहती है, लैमिस थ्योरम सिर्फ तभी लग सकती है जब तीन फोर्सेज हो, है ना, और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, है ना। जहां पर ये तीनों फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट किसमें हो सर, इक्विलिब्रियम में हो, और सर इस पर कितने फोर्स लग रहे हो, तीन फोर्सेज लग रहे हो। लैमिस थ्योरम हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर। तो लैमिस थ्योरम क्या बोलेगी सर, लैमिस थ्योरम बोलेगी कि F1 अपॉन में इसके अपोजिट वाला एंगल, F1 अपॉन में sin θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में sin θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन में sin θ3। ये मुद्दा है, ठीक है सर, ये मुद्दा है, ठीक है सर। F1 अपॉन sin θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन sin θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन sin θ3। तो ये हमारा क्या रहता है सर, ये हमारा मुद्दा रहता है किसका, इक्विलिब्रियम का। किसका रहता है सर, इक्विलिब्रियम का। क्लियर है, अच्छा। लेकिन ये सिर्फ हम कब कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी रिजोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। F1 को रिजोल्व करा एक्स और वाई में, इसको रिजोल्व करा एक्स और वाई में, ठीक है बेटा, और उसके बाद हमने ये वाली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दी, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है सर। लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हमारे होगा बैलेंस्ड फोर्सेस जो कि हमारे इक्विलिब्रियम बना रहे थे, ठीक है बेटा। अब जो दूसरी कंडीशन आती है वो आती है हमारी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की, ठीक है बेटा। दूसरी जो कंडीशन आती है वो आती है हमारी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन समझते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन समझते हैं, ठीक है। चलो, मैंने कहा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है सर। अनबैलेंस्ड फोर्सेस किस प्रकार बनेंगे, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इस पर F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन स्टिल इधर हो रहा है, मास ms का, ठीक है सर, मास ms का, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई देख सिंपल सी बात है, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है फोर्स बड़ा है ना, तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। अच्छा, या फिर हम इनको भी, जैसे मान लीजिए इसमें ना दो या तीन चीजें हो रही है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक पर ना, ये ब्लॉक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन दे रहा है, वाई एक्सिस में भी कुछ एक्सेलरेशन दे रहा है ay, और एक्स एक्सिस में भी कुछ एक्सेलरेशन दे रहा है ax, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस को रख देंगे m into ax के बराबर, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस को रख देंगे m into ay के बराबर, ठीक है सर। मतलब कि अगर कोई बॉडी 2D मोशन में, एक्सेलरेटेड 2D मोशन में, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सेलरेशन है, वाई एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सेलरेशन है, तो सारे फोर्सेस को सबसे पहला पॉइंट होता है एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व कर लो। पहला पॉइंट क्या होता है, रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, अप्लाई न्यूटन्स लॉ, अप्लाई न्यूटन्स लॉ, ये अप्लाई कर दो, ठीक है सर। तो ये अप्लाई कर दोगे तो हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पर भी अगर तुम्हारे को नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे बनेगा, अंडर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर, ठीक है सर। वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है सर। अच्छा, अब इसी में क्या होता है बेटा, इसी में क्या होता है ना, कि हमारे ना कुछ एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनते हैं, ठीक है ना। हमारे क्या बनते हैं बेटा, कुछ एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर्स को कुछ समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो सर अब मैंने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर्स में ना दो तरीके के फोर्सेस आते हैं, एक तो आता है हमारा इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस आते हैं, है ना, और दूसरे आते हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है सर। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, देखो इंटरनल फोर्सेस जो सबसे ज्यादा देखे गए हैं, ठीक है बेटा, तो इंटरनल फोर्सेस जो सबसे ज्यादा होते हैं बेटा, या तो टेंशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेस जो मैक्सिमम टाइम देखे गए हैं, है ना। टेंशन कभी कभी एक्सटर्नल की तरह भी एक्ट करता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। वो कब एक्ट करता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, बताऊंगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स में क्या आता है सर, mg आ जाएगा, ये हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, या फिर फोर्स बाय एजेंट, फोर्स बाय एजेंट, अगर किसी एजेंट ने फोर्स लगा दिया तो वो हमारा क्या आएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स होगा वो, है ना। और हमेशा याद रखना कि किसी भी बॉडी के मोशन के लिए, किसी भी बॉडी के मोशन के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी के मोशन के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स जिम्मेदार होता है, एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार होता है, इंटरनल फोर्स जिम्मेदार नहीं होता, है ना। समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है बेटा। तो ये मुद्दा रहता है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना सर हमारा ना कंस्ट्रेंट मोशन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन पे आ जाते हैं, ठीक है।
जो सर मैंने कंस्ट्रेंट मोशन आप लोगों को सिखाया था, कंस्ट्रेंट मोशन आप लोगों को सिखाया था, तो कुछ इस प्रकार था कि सर आपको ना कंस्ट्रेंट मोशन में तीन चीजें यूज करनी है कंस्ट्रेंट के लिए। सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, हमारे को देखना है टेंशन और एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम पर, ठीक है ना, टेंशन एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम पे, टेंशन वेलोसिटी पूरे सिस्टम पे, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं इन सब चीजों को। तो अगर तुम लोगों को जैसे दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दे रखा है, दो पुलीज का एक्सेलरेशन दे रखा है और तीसरे पुली का एक्सेलरेशन पूछ रहा है या ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हम ये वाला लगाएंगे। वेलोसिटीज देके वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट देके डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ये लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब जरा समझते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस मेरे पास हैं। ठीक है सर, ध्यान से देखते हैं। इन क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारी टाइप्स क्लियर हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो मेरे को कुछ दे रखा है, पहले मेरे को ऐसा एक ब्लॉक दे रखा है कुछ यूं, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक लटका हुआ है। ठीक है बेटा, और फिर मैंने क्या बोला, यहां पर हमारा एक पुली है। ठीक है बेटा, और उसके बाद यहां से ऐसे लटका हुआ है। ठीक है जी, ऐसे करके यूं। ठीक है बेटा, ये हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, हमारा ब्लॉक नंबर 2 है। ठीक है बेटा, अब मैंने बोला फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है ना, ये मैंने बोला, ये मुझे फाइंड करना है कि है ना, टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा टेंशन बना लो, लग कहां रही है। मैं कहा भाई यहां से टेंशन ऊपर लग रही होगी टी, यहां से टेंशन नीचे लग रही होगी टी, यहां से टेंशन नीचे लग रही होगी टी, यहां से टेंशन ऊपर लग रही होगी टी, टी है ना, और टी। ठीक है सर, और यहां पर टेंशन ऑब्वियसली बात है कितनी लग रही होगी, 2t लग रही होगी, है ना, क्योंकि यहां पर टी है, यहां पर टी है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कितनी लगेगी, 2t लगेगी, पुली मासलेस है हमारा, है ना। अच्छा सर, सबसे पहली चीज दो ब्लॉक्स है ना, यहां पर दो ब्लॉक्स हैं, तो दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बना लो। ठीक है, पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा सर, mg लग रहा है। इसका मास मान लेते हैं m1g है, m1 है, और इसका मास कितना है, m2 है। ठीक है सर, और एक्सेलरेशन कहां मान लेते हैं, ऊपर की तरफ a1 मान लेते हैं, इसके नीचे की तरफ a2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कितना मान लिया, a1 मान लिया, मास m1 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी t माइनस में m1g इज इक्वल टू m1 a1। ठीक है, इसका एफबीडी बनाओ। इसका एफबीडी कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ क्या बनेगा, m2g। ठीक है सर, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 और मास कितना, m2। ठीक है, तो अब भाई मुद्दा क्या रहेगा कि यहां पर हमारा नीचे वाला फोर्स m2g माइनस में 2t इज इक्वल टू m2 a2। ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3। ठीक है, टेंशन a1 a2 तीन वेरिएबल्स है ना, तो तीन वेरिएबल्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक इक्वेशन और चाहिए, अब तीसरी बनेगी इस कंस्ट्रेंट मोशन से। ये तो हमने डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ लगाए हैं, अब एक कंस्ट्रेंट मोशन से बनेगी। कंस्ट्रेंट मोशन से कैसे, ब्लॉक नंबर 1 है, तो ब्लॉक नंबर 1 पे टेंशन 2t लग रही है, एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, 2t इंटू में a2 माइनस का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में cos 180 है, cos 180 माइनस 1 होता है। इसमें देखो टेंशन भी ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर। ठीक है सर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस t, टेंशन t लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, a1, दोनों ब्लॉक्स हो गए, सबका सिग्मा कितना होता है, 0। ठीक है ना, ये हमारा कंस्ट्रेंट मोशन से इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, a1 इज इक्वल टू 2 a2, तीसरी इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए सर आगे मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि सर ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहां से लटका हुआ है, यहां पर एक पुली है, यहां पर ब्लॉक, यहां पर फिर से एक पुली है। ठीक है सर, यहां पर ऐसे करके ये हमारा स्ट्रिक्ट है, यहां से मोशन इसका, ये हमारा ब्लॉक नंबर 1 है। ठीक है सर, यहां से लटका हुआ है, ये हमारा ब्लॉक नंबर 2 है। ठीक है सर, तो अब मैंने पूछा है कि सर टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, तो सर ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मास कितना है, m2, इसका मास कितना है, m1, तो मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले तो टेंशन ही डिजाइन कर लो, t यहां से, 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 t यहां से। ठीक है सर, और यहां पर कितना आ जाएगा सर, 2t, और इस तरफ 2t। ठीक है सर, तो कुछ नहीं है, पहले इसका एफबीडी बनाओ, फिर इसका एफबीडी बनाओ। ठीक है, दोनों की इक्वेशन निकाल लो। इसकी जो इक्वेशन, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन में नीचे ले रहा हूं a2, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ले रहा हूं a1। ठीक है बेटा, फ्रेम में आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है सर, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ले रहा हूं कितना, a1, तो सर a1 a2 में पहले तो यार सिंपल सी बात ये हो जाएगी, यहां पर तो 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 m1 इंटू a1। यहां पर जो इक्वेशन बनाओगे वो क्या बनेगी बेटा, वो बनेगी हमारी
m2g माइनस में t इज इक्वल टू m2 इंटू a2 करके देख लेना चाहो तो, ठीक है ना, डायरेक्ट इक्वेशन बन रही है, ठीक है, बड़ा वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर की टेंशन छोटी है, ठीक है ना, इनटू में मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां पर पीछे का फोर्स 0 है, आगे का फोर्स 2t है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है 2t इज इक्वल टू m1 इंटू a1। तीसरा क्या बन जाएगा सर, कंस्ट्रेंट मोशन से, ठीक है, यहां पर टेंशन ऊपर लग रही है ना, और a2 नीचे लग रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहां पर 2t इस तरफ लग रहा है, a1 भी इस तरफ है, तो क्या आ जाएगा 2t इंटू में a1 इज इक्वल टू 0, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू 2a1 आ जाएगा। तो हमारी तीसरी क्वेश्चन, तीन इक्वेशन बन गई और तीन ही वेरिएबल्स है ना, तो हमारा इजीली सॉल्व हो सकती है चीजें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं कंस्ट्रेंट मोशन में इतनी, है ना। सर अगर मान लीजिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, है ना, तो सर अब नेक्स्ट आ गया हमारा एलिवेटर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या आ गया, एलिवेटर प्रॉब्लम्स, ठीक है सर। एलिवेटर प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं होता, सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन वाली, ठीक है, वर्टिकल एक्सेलरेशन देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वेइंग मशीन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा बंदा खड़ा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए, है ना। तो सर तुम्हें पता है कि जो वेइंग मशीन होती है वो किसकी वैल्यू मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेजर करती है, ठीक है सर। जो हमारी वेइंग मशीन होती है WEIGHING वेइंग मशीन जो होती है वो हमारी किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेजर करती है, और जो डेटा दिखाती है और जो शो करती है, जो रीडिंग शो करती है ना, वो क्या होती है बेटा, रीडिंग होती है n/g। ये हमारी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होती है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है सर। n/g क्या होता है, n/g इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, है ना, और मेजर क्या करती है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। n/g वेइंग मशीन की रीडिंग आती है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है तुम्हारा mg, ठीक है सर। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो बन जाएगा n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सर, m यहां पर g प्लस a, ठीक है। तो पता है क्या, ये g प्लस a क्या है, यहां पर अपवर्ड मोशन के लिए g इफेक्टिव ग्रेविटी यहां पर कितनी लग रही है, g प्लस a, ये बोलेंगे, ठीक है सर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन m इंटू जी होना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने क्या करा है, सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ करी है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रेविटी लगनी थी, है ना, नेट ग्रेविटी लगनी थी, वो चेंज हो चुकी है ना। तो अब जो मेरी नई इफेक्टिव ग्रेविटी लग रही है वो कितनी लग रही है, जी प्लस ए लग रही है, ठीक है बेटा। तो इफेक्टिव ग्रेविटी हमेशा याद रखना, आगे बहुत काम आएगी अभी, ठीक है ना। अभी एक मैं क्या नाम है कनेक्टेड मोशन कराऊंगा ना, तो उसमें बहुत काम आएगी ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए सेम सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, ये हमारा एक बंदा खड़ा होता जिसका mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है ना, और नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो यहां पर हमारा क्या बनता है, यहां पर हमारा बनता है mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर आती है m इंटू में g माइनस a। यहां पर भी हमने सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ करी, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेविटी था वो चेंज हो गया। तो अब जो हमारी इफेक्टिव ग्रेविटी आ रही है वो कितनी आ रही है, g माइनस a आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर चल रही है चीजें, ठीक है ना। तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई है, क्लियर है सबको, चलिए ठीक है सर। अगर मान लीजिए ये हमारा ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है सर, ये हमारा थीटा डिग्री पर है, इस पर जी नीचे लग रहा था, ठीक है सर, और ये पूरा ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, ठीक है सर, ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, ठीक है सर। तो अगर मैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करूं, सूडो फोर्स में पता ही है तुम लोगों को क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज करके हमारे को ऑब्जेक्ट को दे देनी है ए, है ना, और उसके बाद इस पर इक्विलिब्रियम लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो जो तुम्हें लगाना है, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो यहां पर अगर मैं नेट ग्रेविटी देखूं, नेट इफेक्टिव ग्रेविटी देखूं, तो कैसी लगेगी वो, ठीक है। नीचे की तरफ जी आ रहा है ना, ये भी एक एक्सेलरेशन ही है, इस तरफ ए आ रहा है, ये तो है ही एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो जी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये हमारी जी इफेक्टिव हो जाएगी यहां पर। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, जी इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी यहां पर, ऐसे करके, ठीक है। चलिए ठीक है। फ्री फॉल में बेटा जीरो हो जाएगा ना, फ्री फॉल में तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, है ना। फ्री फॉल नीचे की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हमने कितना निकाला, m इंटू में g माइनस a निकाला था नीचे के लिए, है ना। तो जब एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा फ्री फॉल की केस में, ठीक है, ऐसे रहेगा। लेकिन अगर मेरा कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, तो हमारा जी इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है,
ठीक है, चलिए सर, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सर हमारा, वो आ जाता है स्प्रिंग। वो क्या आ जाता है सर? स्प्रिंग आ जाता है। ठीक है बेटा। स्प्रिंग क्या होता है बेटा? स्प्रिंग फोर्स हमारे बिल्कुल टेंशन फोर्स की तरह होता है, ठीक है ना, जो पूरी स्प्रिंग के अंदर क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्प्रिंग है, ये हमारा एक स्प्रिंग है ना, और इसको, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? इसकी नेचुरल लेंथ है हमारी L, इसकी नेचुरल लेंथ हमारी L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K, ठीक है सर। अगर मैं इसका फोर्स यहां से लगाऊं F, ठीक है सर, और या फोर्स भी क्या लगाया, इसको डिस्प्लेस कर दिया F से, X से, तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? K इंटू एक्स के बराबर, मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए तो एक नेगेटिव साइन भी आता है, लेकिन हमारा जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू एक्स। सर यहां पर K क्या होता है? K हमारा होता है स्प्रिंग्स कांस्टेंट। क्या होता है सर? स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ठीक है सर। स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है सर? किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो सर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ लेंथ, नेचुरल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। कैसे सर? जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नेचुरल लेंथ के। किसके होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल लेंथ के, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ जैसे इसकी L है ना, तो इसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, अब सर बात समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना, हमारे जो अगला टॉपिक है वो आता है, ठीक है ना, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है सर। स्प्रिंग का काटना, ठीक है ना, ठीक है बेटा। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारा एक स्प्रिंग थी, ठीक है सर, ये हमारी एक स्प्रिंग थी, है ना, इसकी जो नेचुरल लेंथ थी L थी। अब मैंने इसको दो भागों में काट दिया ऐसे करके, ये वाली लेंथ L1 रह गई और ये वाली लेंथ L2 रह गई, ठीक है। तो पता है क्या, हमारा जो ये वाली लेंथ रहेगी सर, L1 लेंथ वाली स्प्रिंग रहेगी, ठीक है सर, L1 लेंथ वाली, और ये सर एक रहेगी L2 लेंथ वाली, ठीक है सर। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक है सर। तो हमारा K1 पता है किसके बराबर होगा? K1 बराबर होगा, K1 वैसे प्रोपोर्शनल टू 1/L1 होगा, ये प्रोपोर्शनल टू 1/L2 होगा, ये तो जानते ही हो तुम इस वाले फॉर्मूले से, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएंगे क्योंकि सर लेंथ्स बदल गई हैं अब, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, पता क्या आएगा? ये आएगा K इंटू L/L1, K2 की जगह क्या आएगा सर? K इंटू में L/L1। सर K इंटू L क्या था? K था हमारा ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट, और लेंथ क्या थी इसकी? ओरिजिनल लेंथ, जिसमें से कट आउट करे गए, ठीक है बेटा। तो कुछ इस तरीके से जमा जाता है ये चीज, ठीक है सर। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू ये आ गया K इंटू L/L1, है ना। ये K2 क्या आ गया? K इंटू L/L2, ठीक है बेटा। और कई बार इनके रेशियो में पूछे जाते हैं, ठीक है, K1/K2 का रेशियो क्या होगा सर, है ना। तो K1/K2 का रेशियो क्या होगा? L2/L1 हो जाएगा, है ना बेटा। इस तरीके के काफी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अब हमारा क्या आ जाता है? अब ये तो हमारा कटिंग ऑफ स्प्रिंग था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है क्या? कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या आ जाता है सर? कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग किस प्रकार से देखा जाता है? कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग किस प्रकार से देखा जाता है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग किस प्रकार से देखा जाता है? ध्यान से समझिए। कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। फॉर एग्जांपल दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट करे गए, है ना, और एक केस है दो स्प्रिंग्स किस में कनेक्ट करे गए? पैरेलल में कनेक्ट करे गए, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या है सर? ये वाला हमारा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका K1 है, इसका K2 है। तो यहां पर जो हमारा K इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है ना, वो कितना निकलेगा? 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। और इसका K इक्विवेलेंट कितना निकलेगा सर? ये निकलेगा K1 प्लस K2, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सर यहां तक की बात मुझे समझ में आई कि सर ये हमारा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2, ठीक है ना। इसमें डायरेक्टली K1 प्लस K2, ठीक है, ये चीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें एक टाइप आती है, ठीक है सर, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग की टाइप आती है कि सर अगर मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग लटकी हुई है, इसके साथ एक स्प्रिंग भी लटका हुआ है, इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ m2 है, ठीक है सर, और यहां से मैंने एकदम से स्प्रिंग काट दी, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों ब्लॉक्स का
एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सर इस वाली टाइप को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्या करना है, एफबीडी बनाना है बिफोर कटिंग करके देख लेना चाहे तो बिफोर कटिंग एफबीडी बनाओ, है ना, और अप्लाई न्यूटन्स लॉ, ठीक है सर। उन पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, जैसे बिफोर कटिंग तो ये इक्विलिब्रियम में होगा पूरा सिस्टम, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, इसके लिए भी ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। फिर सेकंड बनाओ एफबीडी बनाओ, किसके लिए, आफ्टर कटिंग के लिए, किसके लिए बनाओ, आफ्टर कटिंग के लिए। फिर उसके बाद अप्लाई कर दो क्या चीज, अप्लाई न्यूटन्स लॉ, ठीक है सर। उसके बाद अप्लाई कर दो न्यूटन्स लॉ, और इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो दोनों का एक्सेलरेशन तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से हमारी क्या चलती है, ये वाली टाइप चलती है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग को काट देते हैं, ठीक है बेटा। स्ट्रिंग को काट देंगे तो पहले हमारे को बिफोर कटिंग एफबीडी बनाना है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने हैं, फिर आफ्टर कटिंग एफबीडी बनाना है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने, और इक्वेशंस को मर्ज वर्ज करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है सर। तो अब सर इस पर बेस्ड नहीं, इस पूरे टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं सर, बहुत तगड़ा जी इफेक्टिव वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, ठीक है। अगर मान लीजिए ठीक है कि तुम्हारे पास क्या आता है, एक ब्लॉक है, ठीक है, तुम्हारे पास एक ब्लॉक ये है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है सर। इसमें क्या बंधा हुआ है, एक पुली दिख रहा है मेरे को, ठीक है, यहां से इस प्रकार, ठीक है, और यहां से इस प्रकार, ठीक है। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, ठीक है सर। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है A2, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है A1, ठीक है सर। तो अब मुझे पूछा गया A1 और A2 बताओ कितना होगा, ठीक है ना। तो सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक ऑब्जर्वर मेरा यहां रखा है और एक ऑब्जर्वर मेरा यहां रखा है, ठीक है ना। इस ऑब्जर्वर के लिए बताना कितना होगा, इस ऑब्जर्वर के लिए बताना कितना होगा, ठीक है सर। इस ऑब्जर्वर, अगर ये वाला ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ठीक है, तो इसको तो लगेगा कि भाई सिर्फ यही एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या लगेगा, सिर्फ यही दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो सर सिंपल सी बात है, इसके लिए तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा। उसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो हमारा पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगाते थे, ठीक है ना। तो पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ किस तरीके से लगाते थे, याद हो तुम लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं बता देता हूं यहां पर दोबारा से, पूरे सिस्टम पे कैसे लगा देते थे, इसको खोल देते थे, ठीक है। नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा है, M1G, इस पे क्या लग रहा है, M2G, ठीक है बेटा। तो यहां पर M1G और M2G, तो यह अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को ऐसे करके खोल दिया, ये हमारा M2 है, ये हमारा M1 है, इधर हमारा M1G लग रहा है और इस तरफ हमारा M2G लग रहा है, ठीक है सर। और ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ब्लॉक है ना। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है A1 A, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है A, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर। ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, ठीक है। अगर अलग अलग लेके करना है तो अलग अलग लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो सर मुद्दा क्या है, कैसे करेंगे, बड़ा वाला फोर्स ये होगा M2G, छोटा वाला फोर्स होगा M1G। तो यहां पर क्या आ जाएगा, M2G माइनस में M1G अपॉन में टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। यही तो होता है भाई, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या आएगा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, है ना, अपॉन में टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। तो ये तो हमारा किसके लिए हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इनटू में G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया किसके लिए सर, ऑब्जर्वर इसके लिए। सर ये जो बाहर से खड़ा हुआ दिख रहा है, इसको तो सर ये बोर्ड भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना, और साथ ही साथ हमारी यहां पर ये भी दिख रहा है, इनकी भी एक्सेलरेशन है ना। तो अब क्या बनेगा, यहां पर हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी बनेगा, ठीक है सर। ये वाला ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है और सर ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है सर, समझना बात को, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। तो इसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी लगेगी सर, इसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी लगेगी फर्स्ट वाले केस में, इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लगेगी, G प्लस है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, G प्लस A लगेगा इफेक्टिव ग्रेविटी। और सेकंड वाले केस में जो G इफेक्टिव लगेगा वो कितना लगेगा, G माइनस A। तो सर यहां पर G इफेक्टिव में पुट कर लेना है इसको, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर, G इफेक्टिव में पुट कर लेना, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका केस बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑन दी होल सिस्टम जो लगाया हुआ हमने, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑन दी होल सिस्टम का अगर मैं एक आधी क्वेश्चन देखूं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार देखूंगा, जैसे कि मैंने बोला भाई, ये मार्कर ज्यादा ही गाढ़ा चल रहा है आजकल, मिटता नहीं है ये, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑन होल सिस्टम लगाना है फॉर एग्जांपल। तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लो ये हमारी छत है, ये हमारी रस्सी है, ये एक्स पॉइंट है, यहां पर एक बंदर चढ़ रहा है,
ठीक है बेटा, यहां पर एक बंदर चढ़ रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास 4 किलो है। यहां पर एक बंदर चढ़ रहा है दूसरा, ठीक है बेटा, है ना, इसकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मास कितना है 2 किलो। तो तुम्हारे को बताना है टेंशन एट एक्स कितनी होगी, टेंशन एट एक्स कितनी होगी, फटाफट 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 फटाफट। वैसे इसमें ना पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन लॉ लगेगा, ठीक है ना, तो मैं बता दे रहा हूं कैसे लगेगा, ठीक है, तुम बाद में क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मैं बता दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं है सर, इस पूरे सिस्टम को मान लीजिए ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है सर, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है सर, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रही है सर, टी एक्स। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन एट एक्स, ठीक है सर, टी एक्स ऊपर लग रहा है। नीचे की तरफ क्या आ रहा होगा, इन दोनों का वेट, है ना सर, नीचे की तरफ इसका वेट कितना आ रहा होगा 4 kg और इसका वेट कितना आ रहा होगा 2 kg, ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन अलग अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे। पहले तो देखो दोनों का एक्सेलरेशन है कहां, मैंने कहा सर इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, दोनों का ऊपर है, तो यानी कि भाई ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है ना, तो ऊपर वाला फोर्स Tx माइनस नीचे वाला फोर्स, नीचे कितना लगेगा सर 40 प्लस में 20, ठीक है सर, नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो मास कितना है इसका 4, इसका एक्सेलरेशन 2 है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, इसका मास कितना है 2, इसका एक्सेलरेशन कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, ऐसे कर लो, ठीक है सर। तो यहाँ पे टेंशन एट एक्स कितना हो गया -60 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, तो टेंशन एट एक्स कितना हो गया 70 न्यूटन हो गया सर, खत्म, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमारा न्यूटन्स लॉ है ना बेटा, उसको हम अलग अलग तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, m1 इंटू a1 m2 इंटू a2, ऐसे अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। नेट फोर्स ऊपर वाला माइनस नेट फोर्स नीचे वाला इज इक्वल टू m1 इंटू a1 m2 इंटू a2, खत्म होगी चीज, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए यही सिस्टम कुछ इस प्रकार होता, यही सिस्टम कुछ इस प्रकार होता, ध्यान से समझना, ठीक है, ये हमारा अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता, यहां पर हमारा पुली है, ये हमारा एक मास है m1, ये हमारा एक मास है m2, इसके इधर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा पूरा निकालने के लिए नीचे की तरफ क्या है सर m1g साइन अल्फा आएगा, और इस तरफ क्या आएगा m2g साइन बीटा, कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। यहां पे m1g साइन अल्फा आया, m2g साइन बीटा आया। बड़ा वाला फोर्स कौन सा, ऑब्वियसली है, क्योंकि इस तरफ हो रही है एक्सेलरेशन, तो बड़ा वाला फोर्स m2g साइन बीटा माइनस छोटा वाला फोर्स m1g साइन अल्फा अपॉन में टोटल मास, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगा, खत्म हो गई बात सर, खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है सर, समझ में आया सर, एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीका सब बच्चों को क्लियर है, बोलिए। बताओ भाई, क्लियर है सबको, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैंने तुम लोगों को पूरा चैप्टर है ना काफी हद तक है ना मतलब कंपाइल करा दिया, एनएलएम। अभी फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन बचता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इस एनएलएम का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, जो टॉपिक आता है सर वो आता है हाउ टू फाइंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस को कैसे फाइंड करेंगे, इंटरनल फोर्सेस को किस तरीके से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है सर, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, इस तरफ फोर्स लग रहा है F2, इस तरफ फोर्स लग रहा है F1, और मुझे ये टेंशन फाइंड करनी है, टेंशन जो T लग रही है फाइंड करनी है। तो कुछ भी नहीं है सर, टेंशन किसके बराबर होगी, देखो ध्यान से समझना, इधर का फोर्स इंटू इधर का मास, जो भी टेंशन लगा लिया जिस स्ट्रिंग में, उसका ये वाला सिस्टम अलग कर दो, ये वाला सिस्टम अलग कर दो, रस्सी के इधर और इधर वाला सिस्टम अलग अलग कर दो, ठीक है ना। सेम नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी होगा, ठीक है सर। अब भाई मुद्दा क्या है, इधर का फोर्स इंटू इधर का पूरा मास, इधर का पूरा मास कितना है सर m1 F2 इंटू m1, अब इधर का फोर्स प्लस इधर का फोर्स, ठीक है ना, इंटू इधर का पूरा मास m2,
अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2, खत्म। ठीक है सर, खत्म, ये चीज होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहां पर 2 से ज्यादा ब्लॉक लगे होते तो क्या करते भैया हम, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यहां पर फोर्स लग रहा है F1, यहां पर फोर्स लग रहा है F2, ये हमारा M2 है ना, ये हमारा M1 है, ये हमारा M3 है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, देखो 2 जगह टेंशन लग रही होगी, यहां पर T1 लग रहा है और यहां पर T2 लग रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे T1 T2? T1 के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला ब्लॉक अलग अलग कर दो, पहले T1 निकालना है ना, तो इधर अलग कर दिया, इधर अलग कर दिया। ठीक है, तो इधर का फोर्स इंटू इधर का टोटल मास, इधर का फोर्स कितना है F2, इधर का टोटल मास कितना है M3 प्लस में M1। ठीक है, फिर इधर का फोर्स इंटू इधर का मास क्या आ गया F1 इंटू में M2 अपॉन में टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। T2 निकालना तो ये वाला सिस्टम अलग कर देना, ये वाला सिस्टम अलग कर देना, F1 इंटू इधर का मास, F2 इंटू इधर का मास इज इक्वल अपॉन में टोटल मास। ठीक है सर, तो ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी चीज होती है किस चीज को निकालने के लिए, इंटरनल फोर्सेस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बेटा, इंटरनल फोर्सेस निकालने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, जो हम लोगों ने किया। ठीक है बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अब तुम लोग प्रीवियस ईयर्स उठाओगे, है ना, तो तुम लोगों को ऑलमोस्ट सेम टाइप दिखेंगी। ठीक है बेटा, और मेरे को नहीं लगता तुम वो वाली टाइप नहीं बना सकते। ठीक है ना, इसीलिए मैंने वो वाली टाइप इंक्लूड नहीं करी है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, है ना, और उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए एक हमारा नीचे ग्राउंड है, एक बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई u वेलोसिटी से, है ना, और उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है कितना, mkv²। ठीक है बेटा, तो अब एक बात बताइए, किसी भी एक इंस्टेंट पर जो बॉडी पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg लग रहा होगा, और साथ ही साथ mkv² लग रहा होगा, ऊपर की तरफ तो लगने वाला फोर्स 0 है। ठीक है सर, फिर और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, mg प्लस में mkv² इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो सर m से m कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया सर, g प्लस में kv², है ना। अब सर अगर आपको यहां से डिस्टेंस निकालना है ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि किस पॉइंट तक जाएगी, तो एक्सेलरेशन को v dv dx के बराबर रख दो। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, g प्लस में kv² इसके बराबर आ जाएगा। अगर तुम्हारे को टाइम लगाना है वेलोसिटी के हिसाब से, तो dv बाई dt के बराबर रख दो, बात खत्म हो गई सर, है ना। कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, टाइम निकालना है तो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के लिए कितना टाइम होगा। ठीक है ना, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी की लिमिट जितनी इनिशियल वेलोसिटी होती फाइनली 0 हो जाएगी। ठीक है ना, और यहां पर dx तुम इधर लेकर जाओगे और ये पूरा नीचे लेके जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा मुद्दा। ठीक है, तो ये मुद्दा था यार, है ना। तो ये हमारा किसका है सर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करी यहां पर हमने। ठीक है बेटा, अभी हमने मोमेंटम वगैरह की बात नहीं करी है, वो मैं चैप्टर 6 में बात करूंगा पूरी जब मैं क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह छेड़ूंगा। ठीक है सर, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बेटा, आई होप सब लोगों को क्लास जो है समझ में आ गई होगी सही तरीके से। ठीक है बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।